कानपुर जनपद के गजनेर थाना अंतर्गत भेलसी नाम का एक गांव बसा है। कालीचरण अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे थे। कालीचरण किसान था और उसके पास 3 बीघा उपजाऊ जमीन थी। कृषि उपज से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब तक उसने अपनी 2 बेटियों की शादी भी कर दी थी। दोस्तों, क्या है कालीचरण की पूरी कहानी, हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, प्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप अभी नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी बेहद ही दिल दहला देने वाली है। और इसके साथ ही कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियोस के लास्ट में देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि पूरी कहानी आखिर है क्या। सबसे छोटी बेटी का नाम सरोजनी था। वह शादी लायक हुई तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता हुई। कालीचरण उसके लिए लड़का तलाशने लगा और उसकी तलाश औरैया जिले के गांव रैपुरा में खत्म हुई। यहीं का रहने वाला दिनेश सरोजनी के लिए सही लगा तो उन्होंने उसकी शादी दिनेश से कर दी। सरोजनी भले ही साधारण परिवार की थी लेकिन उसके मन में भी तमाम सपने थे। उसे उम्मीद थी कि पति के यहाँ उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जब वह ससुराल गई तो पता चला कि ससुराल में सास जमुना का हुक्म चलता है। वही सबको इधर से उधर नचाती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक रहा लेकिन उसके बाद सरोजनी की घर में बनी ही नहीं क्योंकि सरोजनी के ऊपर जुल्म होने लगे। पति शहर से बाहर नौकरी करता था और हफ्ते में एक बार वो घर आता था। इसके साथ ही जो सास जमुना है वह उस पर इतना जुल्म ढाती थी कि उससे उसका जुल्म बर्दाश्त ही नहीं होता था। और इसी के चलते सरोजनी को एक दिन ये भी पता चला कि दिनेश केवल दारूबाज ही नहीं बल्कि चरित्रहीन ही है। वो लड़कियों को और औरतों को गलत नज़र से भी देखता है। इसके बाद शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। रक्षाबंधन पर सरोजनी अपने भाई के साथ मायके आती है और उसके बाद वह कभी वापस फिर ससुराल नहीं गई। जब भी दिनेश लेने आता वह साथ जाने से मना कर देती और इसमें सरोजनी के घर वाले भी साथ थे क्योंकि उनको पता चल चुका था कि सरोजनी के ऊपर दिनेश और उसकी माँ बहुत अत्याचार करते हैं। और इसके बाद आपसी समझौते के बाद दोनों में तलाक हो जाता है। तलाक के बाद मायके में सरोजनी तो खुश थी लेकिन कालीचरण की आंखों की नींद हराम थी। वह तलाकशुदा बेटी का घर बसाना चाहता था लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी और कई महीनों की दौड़ धूप के बाद उसे ललित पासवान पसंद आया। ललित पासवान कानपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर बिधनू कस्बे का रहने वाला था। वह कस्बे के तुलसियापुर मोहल्ले में रहता था और यहाँ उसका अपना निजी मकान था। मकान के भूतल पर उसकी किराने की दुकान थी। ललित दुजहा था यानी उसकी शादी पासी खेड़ा निवासी गीता के साथ हुई थी। गीता से एक बेटी अनन्या भी हुई थी। अनन्या जब 5 साल की थी तभी बीमारी के दौरान गीता की मौत हो गई। ललित की बेटी के पालन पोषण में दिक्कत हो रही थी सो वह शादी के लिए लालायत था। ललित और सरोजनी की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था। इसके बावजूद भी कालीचरण अपनी बेटी का विवाह ललित के साथ करने को राजी हो गया। उसके 2 कारण थे। पहला कारण यह कि उसकी बेटी सरोजनी भी तलाकशुदा थी और दूसरा कारण था कि कालीचरण को भय सता रहा था कि बेटी के कदम डगमगा गए तो समाज में उसकी बदनामी होगी। अतः खामियों के बावजूद कालीचरण ने 10 जनवरी 2017 को अपनी बेटी सरोजनी का विवाह ललित पासवान के साथ कर दिया। शादी के बाद सरोजनी ललित की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से ज़िंदगी की शुरुआत की। दोनों एक दूसरे को असीम प्यार भी करते थे। ललित सरोजनी की हर ज़रूरत पूरी करता था और सरोजनी भी ललित की खूब सेवा करती थी। ललित के प्यार में वह इस कदर डूब गई थी कि अपने माँ बाप तक को भूल गई थी। सरोजनी सुंदर होने के साथ तेज तर्रार भी थी।
और इसीलिए ललित उससे दबा दबा सा रहता था। कुछ ही दिनों बाद सरोजनी पति को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। किराने की दुकान से होने वाली आमदनी तथा खेती से होने वाली आमदनी का हिसाब वह खुद रखने लगी थी। उसने कस्बे की बैंक में बचत खाता भी खोल लिया था। ललित के परिवार वालों का मानना था कि ललित की दूसरी पत्नी उसकी बेटी अनन्या का पालन पोषण ठीक से नहीं करेगी और उसके साथ सौतेला व्यवहार करेगी, लेकिन उनका यह सोचना गलत साबित हुआ। सरोजनी अनन्या का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से कर रही थी। वह उसे अपनी बेटी जैसा ही प्यार और व्यवहार करती थी। वह अनन्या की हर जिद पूरी करती थी। अनन्या सरोजनी को मम्मी भी कहकर बुलाती थी। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह उसकी सौतेली माँ है। लाड़ प्यार और खान पान का भी परिणाम यह था कि अनन्या अपनी उम्र से अधिक दिखने लगी थी। सरोजनी को घर में हर सुख नसीब हुआ था, लेकिन पति की सेक्स के प्रति कमी उसे बहुत खलती थी। वह हर रात पति की बाहों का हार बनना चाहती थी, पर ललित उससे दूर भागता था। दरअसल ललित मेहनती युवक था। वह सुबह 12 बजे तक किराने की दुकान चलाता था और उसके बाद खेतों पर काम करने चला जाता और फिर शाम होते ही घर लौटता था। दिन भर की मेहनत से वह इतना थक जाता था कि उसे चारपाई ही सूझती थी। ललित रात में खर्राटे भरता रहता और सरोजनी गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती। ललित पासवान का एक दोस्त था, अंकुर श्रीवास्तव। वह तुलसियापुर में ही ललित के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। अंकुर की बिधनू कस्बे में सिलाई मशीनों की दुकान थी। वह नई मशीन तो बेचता ही था, लेकिन पुरानी सिलाई मशीनों की मरम्मत भी करता था। अंकुर मजाकिया स्वभाव का लड़का था। ललित को जब भी फुर्सत मिलती तो वह अंकुर की दुकान पर पहुंच जाता था। वहां दोनों साथ खाते पीते और खूब बातें करते। ललित पहले शराब नहीं पीता था, लेकिन अंकुर की संगति ने उसे शराब का लती बना दिया। सरोजनी सिलाई मशीन चलाती थी। वह अपने घर के कपड़े घर पर ही सिल लेती थी। एक दिन उसकी मशीन खराब हो गई तो उसने पति से मशीन मरम्मत कराने की बात कही। ललित ने तब मरम्मत के लिए अंकुर को बुलवा लिया। ललित की दूसरी शादी के बाद अंकुर उस दिन पहली बार ललित के घर आया था। उसने रूप यौवन से लदी हुई ललित की दूसरी पत्नी सरोजनी को देखा तो वह उसकी आंखों में बस सी गई थी। सिलाई मशीन ठीक होने के बाद सरोजनी अंकुर को पैसे देने लगी तो अंकुर ने पैसे नहीं लिए और उसने कहा, भाभी, ललित भैया हमारे दोस्त हैं, फिर पैसे किस बात के? आप बहुत सुंदर हैं। एक बार देखकर मुस्कुरा देंगी तो हम समझेंगे कि हमारा पैसा मिल गया। अपने रूप की तारीफ सुनकर सरोजनी अंकुर को गौर से निहारने लगी और फिर मुस्कुराकर अपना सिर नीचे कर लिया। दिल में सरोजनी को बसाकर अंकुर भी वहाँ से चला गया और इसके बाद अंकुर और ललित जब कभी मिलते, ललित उसे घर ले आता। अंकुर तो चाहता भी यही था। सरोजनी को आकर्षित करने के लिए वह कभी उसके लिए साड़ी ले आता तो कभी साज श्रृंगार का सामान। थोड़ी नानुकुर के बाद सरोजनी उसके गिफ्ट स्वीकार कर लेती। ललित को खुश करने के लिए वह उसके साथ शराब पार्टी भी करता था। अंकुर श्रीवास्तव की आमदनी बहुत अच्छी थी और इसलिए वह खूब खर्च करता था। कभी कभी वह सरोजनी को भी 1000-2000 रुपये दे देता था। इस तरह सरोजनी का झुकाव उसकी तरफ होता चला गया। दरअसल सरोजनी पति से असंतुष्ट थी। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे किसी मर्द की तलाश थी और इसीलिए वह अंकुर की ओर आकर्षित होने लगी। वह अपने हाव भाव से उसको रिझाने भी लगी थी। बात जून महीने की है। जून महीने आते आते सरोजनी और अंकुर के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित हो गया जिसको हम नाजायज़ संबंध के नाम से जानते हैं। और इसके बाद तो अवैध संबंधों का यह खेल आए दिन खेला जाने लगा। ललित अपनी पत्नी सरोजनी पर अटूट विश्वास करता था। वह पत्नी के प्रेम प्रसंग से बिल्कुल अनजान था, लेकिन उसके बगल में रहने वाले भाई राजेश व उसकी पत्नी अंजू को अंकुर का देर सवेर सरोजनी के घर पर आना खलने लगा था। राजेश ने इस बाबत ललित को टोका और दोनों में मुहाचाही भी हुई थी। अंजू ने भी जेठानी को घर की इज्जत संभाल कर रखने की नसीहत दी थी।
अंकुर के देर सवेर घर आने के बाबत जब ललित ने सरोजनी से सवाल जवाब किए तो सरोजनी बिफर पड़ी। क्या मैं तुम्हें बदचलन लगती हूँ? जिनके पति अधिक उम्र के और दूसरी पत्नी ब्याह कर लाते हैं उन पर ऐसे ही लांछन लगाए जाते हैं। यदि उनसे कोई मर्द हंस बोल लेता है ना तो वह बदचलन कही जाने लगती है। मैं भी तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ। तुम्हारा दोस्त अंकुर हंस बोल लेता है तो लोग बदचलन कहने लगे। सरोजनी यही नहीं रुकी, उसने देवर राजेश व देवरानी अंजू को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, वे दोनों तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। वे तो चाहते ही नहीं थे कि तुम दूसरी ब्याह कर लाओ ताकि अनन्या की शादी के बाद घर जमीन पर उनका कब्जा हो जाए और तुम दर दर की ठोकरें खाते फिरो। ललित को लगा कि सरोजनी 16 आना सच कह रही है, अतः उसने पत्नी पर लगे बदचलनी के इल्ज़ाम को दरकिनार कर दिया। अंकुर को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर कहा सुनी होने लगी। दोनों में कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती थी कि नौबत मारपीट तक आ जाती थी। सरोजनी और अंजू के बीच भी कलह शुरू हो गई थी। तूतू मैमे के बाद दोनों में महीनों बोलचाल बंद हो जाती थी। सरोजनी ने त्रियाचरित्र दिखाकर स्वयं को सती सावित्री तो साबित कर दिया था, लेकिन वह मन ही मन डर भी गई थी। उसने अवैध रिश्तों का शक होने की जानकारी अंकुर को दी और बेहद सतर्क रहने को कहा, और इसके बाद मिलन में दोनों बेहद सावधानी बरतने लगे। अब अंकुर तभी मिलने आता जब सरोजनी मोबाइल फ़ोन पर सूचना देकर उसको बुलाती थी। सरोजनी और अंकुर का प्रेम प्रसंग चल ही रहा था कि सरोजनी एक अन्य युवक की ओर आकर्षित होने लगी और उस युवक का नाम राजू था। वह मोटर मैकेनिक था और उसकी दुकान मेन रोड पर थी। एक रोज़ वह पान मसाला लेने के लिए ललित की दुकान पर रुका। तभी उसकी नज़र सरोजनी पर पड़ी और दोनों के बीच कुछ पल आँख मिचोली का खेल चला और फिर बातचीत भी शुरू हुई। इसके बाद राजू अक्सर किसी न किसी बहाने आने लगा। कभी वह घर का सामान लेने के बहाने आता तो कभी पान मसाला खाने के बहाने। दोनों के बीच खूब हंसी ठिठोली होती। मजाक मजाक में राजू ऐसी बातें कह देता जिससे सरोजनी के शरीर में सिरहन पैदा हो जाती और वह रोमांचित हो उठती। दरअसल राजू 25 वर्षीय हृष्टपुष्ट युवक था। उसकी लच्छेदार बातें व हंसी मजाक सरोजनी को अच्छी लगने लगी थी और इसीलिए वह उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल फ़ोन नंबर दे दिए। अतः सरोजनी को जब भी मौका मिलता वह राजू से रस भरी बातें कर लेती थी। सरोजनी और राजू के बीच प्रेम पनप रहा था और इसकी जानकारी न सरोजनी के पति को थी और न ही प्रेमी अंकुर को। सरोजनी फ़ोन पर बात करती और फिर उसका नंबर डिलीट कर देती थी। हाँ, सौतेली बेटी अनन्या ने उसे ज़रूर एक बार राजू से हंसते खिलखिलाते देख लिया था। तब उसने कहा था कि मम्मी, राजू बहुत लफंगा है, उसे दुकान पर ज़्यादा देर टिकने मत दिया करो और उससे हंस खिलखिलाना भी ठीक नहीं है। लेकिन अनन्या की नसीहत के बावजूद सरोजनी राजू के आकर्षण में बंधी जा रही थी। कहा जाता है कि एक बार राजू ने उसके साथ भाग जाने और रंगीली ज़िंदगी जीने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को सरोजनी ने ठुकरा दिया था और इस तरह समय बीतता रहा और सरोजनी दो प्रेमियों के साथ प्यार की पींगें बढ़ाती रही। 29 अक्टूबर 2022 को अनन्या की नानी के घर में पासी खेड़ा में बुद्धा देवी की पूजा थी। नानी ने अनन्या व दामाद को पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया भी था। ललित ने दुकान की जिम्मेदारी सरोजनी को सौंपी। फिर शाम 4 बजे बेटी अनन्या को साथ लेकर अपनी पहली पत्नी गीता के मायके वाली पासी खेड़ा चला गया। वहाँ वह पूजा में शामिल हुआ और रात में वहीं पर रुक गया। दूसरे दिन दोपहर बाद वह बेटी अनन्या के साथ अपने घर वापस आ गया। घर से कुछ दूरी पर गुटखा खाने के लिए रमेश की दुकान पर रुक गया और अनन्या को घर भेज दिया। अनन्या घर पहुंची तो दुकान बंद थी। मुख्य दरवाजे को धक्का दिया तो वह अपने आप खुल गया। अनन्या घर के अंदर गई और मम्मी मम्मी पुकारने लगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आंगन से सटा एक कमरा था। अनन्या वहां पहुंची तो कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी। कुंडी खोलकर वह कमरे में गई तो उसके मुंह से चीख निकल गई।
चारपाई के नीचे उसकी सौतेली माँ सरोजनी खून से सनी लाश पड़ी थी। लाश देखकर अनन्या घबरा गई और वह सिर के पैर रखकर भागी और पिता के पास दुकान पर आई और फिर बोली, पापा पापा जल्दी चलो मम्मी। क्या हुआ मम्मी को? ललित ने अनन्या से पूछा। अनन्या थूक गटक कर बोली, पापा मम्मी को किसी ने मार दिया है। अनन्या की बात सुनकर ललित भी घबरा गया। उस समय दुकान पर कुछ और लोग भी बैठे थे। उनके साथ ललित घर आया और पत्नी का शव देखकर फपक पड़ा। अनन्या भी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद तो पूरे मोहल्ले में सरोजनी की हत्या की खबर फैल गई और लोग ललित के घर पर जुटने लगे। ललित पासवान ने सबसे पहले मोबाइल फ़ोन द्वारा अपने ससुर कालीचरण व सास जयदेवी को उनकी बेटी सरोजनी की हत्या की सूचना दी। फिर थाना बिधनू जा पहुंचा। थाने पर उस समय एसएचओ योगेश कुमार सिंह मौजूद थे। ललित ने उन्हें अपनी पत्नी सरोजनी की हत्या की खबर दी और जल्द से जल्द चलने का अनुरोध किया। चूँकि मामला एक महिला की हत्या का था, अतः एसएचओ योगेश कुमार ने आवश्यक पुलिस टीम के साथ लेकर ललित के साथ घटनास्थल को रवाना हो लिए। रवाना होने से पहले उन्होंने महिला की हत्या की सूचना अपने पुलिस अधिकारियों को भी दे दी थी। ललित का घर बिधनू कस्बे में ही तुलसियापुर मोहल्ले में था, अतः पुलिस को उसके घर पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगा। उस समय ललित के घर के बाहर भारी भीड़ जुटी थी। भीड़ को परे हटाते हटाते एसएचओ योगेश कुमार सिंह उस कमरे में पहुंचे जहां ललित की पत्नी सरोजनी की लाश पड़ी थी। योगेश कुमार सिंह ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक सरोजनी की लाश चारपाई के नीचे पड़ी थी। उसकी हत्या किसी तेज धारदार वाले हथियार से गला रेत कर की गई थी। चारपाई पर पड़ा बिस्तर खून से तरबतर था। चारपाई के नीचे फर्श पर भी खून फैला हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्यारों ने चारपाई पर ही गला रेता होगा, फिर शव को चारपाई के नीचे डाल दिया होगा। मृतका की उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। उसका रंग गोरा और शरीर स्वस्थ था। मृतका का मोबाइल फ़ोन भी गायब था। एसएचओ योगेश कुमार सिंह अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर डीसीपी प्रमोद कुमार, एसपी तेज स्वरूप सिंह तथा एसीपी विकास पांडे भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक तथा डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने मौकाए वारदात का निरीक्षण किया तथा मृतका के पति ललित पासवान से घटना के संबंध में पूछताछ की। जांच टीम को बाथरूम से एक चाकू भी मिला। हत्या के बाद कातिल ने खून से सने हाथ भी बाथरूम में धोए थे। जूते के निशान भी मिले। आला कत्ल चाकू को टीम ने सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया और कमरे तथा बाथरूम से कई फिंगरप्रिंट भी लिए गए। खोजी कुत्ता शव को सूंघकर भौंकता हुआ शराब के ठेके तक गया। वहाँ वह चक्कर लगाता रहा और इसके बाद फिर वापस आ गया। पुलिस ने शराब ठेका मालिक दिनेश गुप्ता से पूछताछ की तथा शराब ठेके पर सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले। इसमें एक संदिग्ध ललित के घर में घुसते नजर आया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा दूर लगा होने की वजह से और अंधेरे होने की वजह से फुटेज स्पष्ट नहीं था। पुलिस अधिकारी अभी जांच कर ही रहे थे कि मृतका के पिता कालीचरण व मां जयदेवी घटनास्थल पर आ गए। बेटी का शव देखकर वह फपक फपक कर रो पड़े। पुलिस अधिकारियों ने उन दोनों को धैर्य बंधाया और उनसे बेटी की हत्या के संबंध में पूछताछ की। कालीचरण ने बताया कि उनकी बेटी सरोजनी की हत्या दामाद ललित के छोटे भाई राजेश व उसकी पत्नी अंजू देवी ने की है। दामाद व राजेश के बीच संपत्ति को लेकर कई बार विवाद भी हुआ था। संपत्ति के लालच में ही राजेश व अंजू ने मिलकर सरोजनी की हत्या की है। पुलिस अधिकारियों ने ललित की 12 वर्षीय बेटी अनन्या से पूछताछ की तो उसने बताया कि बगल में रहने वाले चाचा राजेश व चाची अंजू की मम्मी पापा से नहीं पटती थी। कुछ माह पहले दोनों में संपत्ति को लेकर विवाद भी हुआ था। उसने बताया कि जब से मम्मी ब्याह कर घर आई थी, चाचा चाची खुश नहीं थे। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने की कोशिश करते थे। उन्होंने बाबा को भी पापा के खिलाफ कर दिया था।
चाची ने कुछ दिन पहले मम्मी से कहा था कि तुम्हारे घर पर दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा, चाहे जितना बड़ा मकान बना लो, इसमें राज करने वाला कोई नहीं बचेगा। चाची ने एक बार मम्मी को बहुत मारा भी था। पापा और चाचा में तो कई बार लड़ाई हो चुकी है। शक है कि चाचा चाची ने ही मम्मी की हत्या की होगी। हालांकि जब ललित पासवान ने पुलिस अफसरों से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसकी अपने छोटे भाई राजेश से नहीं पड़ती है, लेकिन वह हत्यारा नहीं हो सकता। उन दोनों की नाराज़गी का फ़ायदा कोई तीसरा ही उठा सकता है, लेकिन वह तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरोजनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया और उसके बाद एसएचओ योगेश कुमार सिंह को आदेश दिया गया कि वह इस मामले में गहन पड़ताल करें और हत्यारों को गिरफ्तार करें। आदेश पाते ही योगेश कुमार सिंह ने जांच शुरू कर दी। चूँकि मृतका के पिता कालीचरण तथा ललित की बेटी अनन्या ने राजेश व उसकी पत्नी अंजू पर हत्या का शक जाहिर किया था, अतः उन्होंने उन दोनों को हिरासत में ले लिया। थाने में उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वे दोनों खुद को बेकसूर बताते रहे। उन्होंने लड़ाई झगड़ा व संपत्ति विवाद की बात तो स्वीकार की, पर हत्या जैसे जघन्य अपराध से साफ इनकार कर दिया। योगेश कुमार सिंह को लगा कि ये दोनों दोषी नहीं हैं और उन्होंने उन दोनों को सशर्त थाने से घर भेज दिया। एसएचओ योगेश कुमार सिंह को अभी तक मृतका का मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं हुआ था। उन्होंने मृतका सरोजनी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसे पता चला कि 29 अक्टूबर को शाम 4 बजे से रात 12 बजे के बीच में एक नंबर पर 3 बार तथा दूसरे नंबर पर 1 बार बात हुई थी। जिस नंबर पर 3 बार बात हुई थी उसकी जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि वह नंबर तुलसियापुर निवासी अंकुर श्रीवास्तव के नाम से दर्ज है और दूसरा नंबर जिस पर 1 बार बात हुई थी वह नंबर राजू निवासी मेन रोड के नाम से है। अब अंकुर व राजू पुलिस की रडार पर आ गए। पुलिस ने खबरियों से उनकी टोह लगाकर पूछा। अंकुर तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन राजू हाथ आ गया। राजू ने बताया कि उसने रात 12 बजे सरोजनी को फ़ोन किया था, लेकिन उसने बात करने से नानुकुर की और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। सरोजनी की हत्या में उसका कोई भी हाथ नहीं है, वह बेकसूर है। श्री सिंह को भी लगा कि वह निर्दोष है, अतः उसे भी सशर्त थाने से घर जाने दिया। 2 नवंबर 2022 की सुबह 5 बजे एसएचओ योगेश कुमार सिंह ने अंकुर श्रीवास्तव को समाधि बुलिया के पास से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। जब उससे सरोजनी की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वह साफ मुकर गया, लेकिन सख्ती करने पर आखिर में वह टूट गया और उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद एसपी तेज स्वरूप सिंह ने आनन फानन प्रेस वार्ता की और सरोजनी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि सरोजनी से उसके नाजायज़ संबंध थे। 29 अक्टूबर को जब ललित अपनी बेटी अनन्या के साथ ससुराल चला गया तो पति के जाने की जानकारी सरोजनी ने उसे दी। उसके बाद उसकी 2-3 बार सरोजनी से फ़ोन पर बात भी हुई थी। उसके बुलाने पर वह रात 11 बजे उसके घर पहुंच गया। दोनों के बीच प्रेमालाप शुरू हो गया। उसने प्रणय निवेदन किया तो नानुकुर के बाद वह राजी हो गई। वह चारपाई पर पहुंचा ही था कि इसी समय सरोजनी के मोबाइल फ़ोन पर किसी की कॉल आई। सरोजनी ने उससे हाँ नहीं नहीं अभी मत आना कहकर बात करके फिर फ़ोन बंद कर दिया। अंकुर ने बताया कि जब उसने फ़ोन के बारे में पूछा तो वह बहाने बनाने लगी। तभी उससे गुस्सा आ गया और उसने उसकी छाती पर सवार होकर उसका टेटुआ दबाकर पूछा, बता कौन है और किसका फ़ोन था। जान पर बनाई तो सरोजनी ने बता दिया कि फ़ोन राजू मैकेनिक का था। यह सुनते ही अंकुर के तन बदन में आग लग गई। वह जान गया कि उसका टाका राजू से भी भिड़ा हुआ है। उसने सरोजनी से कहा कि वह विश्वासघातनी है। पहले पति को धोखा देकर उससे संबंध बनाए, अब उसे धोखा देकर राजू के साथ रंगरेलियां मनाना चाहती है। आज तुझे विश्वासघात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इसके बाद उसने उसका गला कस दिया। फिर वह रसोई में गया
और मीट काटने वाला चाकू लेकर उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद उसके शव को चारपाई के नीचे बिछा दिया। बाथरूम में जाकर खून सने हाथ व चाकू को धोया और इसके बाद कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और फिर रात के अंतिम पहर में घर से बाहर निकल गया। कोई देखकर पहचान न ले इसके लिए उसने गमछा मुंह पर लपेट लिया था। सरोजनी के मोबाइल फ़ोन को तोड़कर उसने बिधनू नहर में फेंक दिया था। इसके बाद वह फरार हो गया, लेकिन पुलिस से बच ना सका और आखिर में पकड़ा गया। चूँकि अंकुर श्रीवास्तव ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः एसएचओ योगेश कुमार सिंह ने मृतका के पति ललित पासवान की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत अंकुर श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 4 नवंबर 2022 को थाना बिधनू पुलिस ने हत्यारोपी अंकुर श्रीवास्तव को कानपुर कोर्ट में पेश किया और जहां से उसे जिला जेल में भेज दिया। कथा लिखने तक अनन्या अपने पिता के साथ रह रही थी। प्यार पाने की उसकी तमन्ना अधूरी ही रह गई, क्योंकि जब वह मात्र 5 साल की थी तब जन्म देने वाली माँ के प्यार से वंचित रह गई, और अब जब वह थोड़ी बड़ी होकर 12 साल की हुई तो सौतेली माँ का प्यार भी छिन गया। तो दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली पूरी कहानी। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज आपके मेल आए हुए हैं और मेरे जवाब। सबसे पहले मेल आया है रघुवीर सिंह जी का। रघुवीर सिंह जी ने कहा है कि वह बिहार से हैं और उन्होंने कमेंट किया है कि उनको कहानी अच्छी लगती है और साथ ही उन्होंने एक सीख भी दी है कि नाजायज़ रिश्ते कभी भी फलते फूलते नहीं हैं। तो रघुवीर सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नाजायज़ रिश्ते कभी भी फलते फूलते नहीं हैं, और तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए और कमेंट करने के लिए। इसके बाद अगला कमेंट आया है ममता विश्वकर्मा जी का। ममता विश्वकर्मा जी ने लिखा है कि वो हर रोज़ कहानी सुनती हैं और उनको कहानी अच्छी लगती है। तो सबसे बड़ी बात ममता जी, कि कहानियाँ सच्ची हैं और अच्छी लगती हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। बस ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, इसी उम्मीद में मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।